ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देख रहे हैं आप गंगा सवेरा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खतौली के उपचुनाव में भाजपा ने उस नेता को मैदान में उतार दिया जिसने रालोद के उम्मीदवार को पहले ही हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया था। खतौली के रण क्षेत्र में भाजपा की तरफ से लूनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है, जिनका समर्थन करने मैदान में नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। अब आंकड़ों के जरिए समझिए भाजपा को नंदकिशोर गुर्जर की जरूरत क्यों पड़ी। खतौली विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता है, जिनमें 27% मुस्लिम, 73% हिंदू मतदाता है। इस सामाजिक समीकरण में भी गुर्जर और सैनी समाज का दबदबा है। सैनी समुदाय के 35,000 वोटर हैं तो गुर्जर भी करीब 29,000 हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। देखिए, यहाँ लोगों ने झेला है, इतना बुरा हाल था यहाँ कि आप सोच नहीं सकते थे। दिन निकलते 6-6 मर्डर व्यापारियों के हुए थे। मदन भैया 2022 का चुनाव लूनी सीट से रालोद के टिकट पर ही लड़े थे, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर से ही हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस दौरान नंदकिशोर गुर्जर के काफिले की गाड़ियों में लगातार हूटर और सायरन बज रहा था, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। देखिए, शाहजहांपुर में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मीडिया से बात करते हुए विरोधियों को आड़े हाथों लिया। अखिलेश और शिवपाल के एक साथ आने को संजय निषाद ने बेअसर बताया। परिवार के लोग उन्हें एक रहना ही चाहिए, और एक थे भी, 2014 में भी एक थे, 2017 में भी एक थे, 2019 में भी एक थे, 2022 में भी एक थे। संजय निषाद यही नहीं रुके। आजम खान की हालत को उन्होंने कर्मों का फल बताया। कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो भी जैसा करेगा राजनीति में, जैसा जो करेगा वैसा जो भरेगा, ईश्वर की एक परिकल्पना है। कबीरदास ने कहा है कि जैसे जो करें वैसे भरो। संजय निषाद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। जनता ने उन्हें पैदल कर दिया है, क्योंकि 70 साल में जनता को कुछ नहीं किए। मैं तो जनता को बधाई दे रहा हूँ। आपको बता दें कि गोरखपुर में जन्मे संजय निषाद यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन्हें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं निकाय चुनाव के ऐलान से पहले सीएम योगी का प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को 328 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने 110 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और कहा कि कभी सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाने वाला बुंदेलखंड अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। करते थे, आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। झांसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज को नए तरीके से सजाया और संवारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है। उसके पहले सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव के अलावा निकाय चुनाव की जोर आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। भाजपा और सपा दोनों की तैयारियां जोर पर है। दरअसल यूपी में दिसंबर में निकाय चुनाव होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इसी महीने में आरक्षण भी घोषित कर दिया जाएगा। यही वजह है कि सपा पहले से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। साथ ही ज्यादातर पदों पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है। निकाय में अपना दबदबा बनाने के लिए सपा ने तैयारी कर रखी है। ऑब्जर्वर की नियुक्ति से लेकर उम्मीदवारों के चयन का प्लान तय है। हालांकि पिछली बार साल 2017 में सपा ने मेयर की एक भी सीट नहीं जीती थी। सपा के 202 पार्षद जीते थे, 45 नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, 477 नगर पालिका परिषद सदस्य बने थे, 83 नगर पंचायत अध्यक्ष सपा के खाते में रहे थे, 453 नगर पंचायत सदस्य बने थे। लेकिन इस बार सपा के विधायकों की संख्या 49 से बढ़कर 110 के पार हो गई है। हालांकि भाजपा पुराने चुनावों का हवाला देकर सपा पर तंज कस रही है। सियासी दलों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल सभी को आरक्षण घोषित होने का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ही
सभी राजनीतिक दल अपना गुणा गणित तय करेंगे। यूपी में उपचुनाव के अलावा निकाय चुनाव की जोर आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। भाजपा और सपा की तैयारी जोरों पर है। इनकम टैक्स की टीम ने यूपी, दिल्ली से लेकर देहरादून तक रेड की। कई रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी से खलबली मच गई। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून, ऋषिकेश में छापा मारा गया। सुबह के वक्त आयकर की टीम ने छापा मारा। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर के ठिकाने पर छापा पड़ा। राजलुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया के ठिकानों पर रेड पड़ी। नवीन कुमार मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर इस वक्त मौजूद हैं। देहरादून के नेसविला रोड पर मैं मौजूद हूँ। जानकारी है कि यहाँ पर भी तमाम जगहों पर छापेमारी यहाँ पर आयकर विभाग की चल रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मकवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आयकर की इस छापेमारी को लेकर अधिकारी किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इनकम टैक्स की सेक्शन से प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं सहारनपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने नामचीन लोगों के यहाँ सर्वे किया। टैक्स चोरी की खबर पर इनकम टैक्स की टीम ने पतंजलि शहद सप्लाई करने वाले मेहता बंधु के ठिकाने पर भी छानबीन की। हालांकि आयकर की टीम को छापेमारी में क्या हासिल हुआ, क्या खामियां मिली, ये कहना जल्दबाजी होगी। तो जगह जगह इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर के बाद अब बात कर लेते हैं कानपुर से आई खबर की। 8 बुजुर्ग की आंखों की रोशनी छीनने वाले पर कानूनी कार्रवाई तेज हो गई। सीएमओ के निर्देश पर लापरवाही करने वाले डॉक्टर नीरज गुप्ता और एजेंट दुर्गेश के खिलाफ बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आराध्या नर्सिंग होम की लापरवाही से अब तक 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। साथ ही 2020 में ऑपरेशन करने वाले 2 और बुजुर्गों ने शिकायत दर्ज कराई है। मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन के बाद 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अंतरिम जांच रिपोर्ट में इस लापरवाही को मेडिकल नेग्लिजेंस माना गया है। आंखों की रोशनी गंवाने वालों का हैलट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन 6 में से 4 बुजुर्गों की आंख की रोशनी वापस लौटना असंभव हो चुका है। कैंप के नाम से दुरुपयोग करते हुए लोगों से पैसे लेने की बात भी आ रही है सामने। तो जिस व्यक्ति का नाम आया है उसके विरुद्ध भी एफआईआर की गई है। मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में रख करके, और ट्रीटमेंट यथासंभव जो भी संभव है वो किया जा रहा है। डॉक्टर्स की लापरवाही का शिकार हुए सुघरदेवा गांव के 6 बुजुर्गों में 2 को राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों की आंखों में रोशनी लौट सकती है। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, जिसकी वानगी आज देहरादून में देखने को मिली। जहां डोईवाला में शुगर मिल गेट के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और कई धरने पर बैठे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि डोईवाला शुगर मिल के गेट पर ये किसान कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, जिनमें गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की प्रमुख मांग शामिल है। इसी के चलते नाराज किसानों ने काली पट्टी बांधकर पेराई सत्र का विरोध किया और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने धरना दे रहे इन किसानों पर कार्रवाई की और धरना स्थल से कई किसानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि धरना देने वाले किसानों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी न होने तक ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब किसानों ने आगे की रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी किसानों के इस रवैये को देखते हुए कड़ा रुख अख्तियार करने की तैयारी में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी मांगों को लेकर जिद पड़े किसानों का अगला कदम किस दिशा में जाएगा। तो जहां देश भर में दिवाली महीने भर पहले मनाई जा चुकी है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब भी दिवाली का जश्न है। ये तस्वीरें पहाड़ पर मंगशीर की दिवाली के हैं, जिसमें लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पहाड़ पर अलग अलग जगह से मंगशीर की दिवाली और देवलांग की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में इसे मंगशीर की दिवाली कहा जाता है। टिहरी में मंगशीर की दिवाली के मौके पर लोगों ने फैलो खेला, जिसकी मान्यता राजशाही के समय से जुड़ी हुई है। वहीं विकासनगर के जौनसार में बूढ़ी दिवाली की शुरुआत हो गई है, जो अगले 5 दिन तक मनाई जाएगी। यहाँ बूढ़ी दिवाली पर प्रसाद के रूप में चावल से बनी चिवड़ा और अखरोट बांटे जाते हैं। ये त्योहार गढ़वाल के रवई और हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। जब रामचंद्र जी अयोध्या आए तो वो मनाना चालू किया गया, लेकिन हमको ऐसा लगता है, मानते हुए लोग, कि हमको ये खबर अयोध्या से पहुँचते महीना लग गया। उधर यमुना घाटी में भी मंगशीर की दिवाली की रौनक दिखाई दी। इसे देवलांग पर्व के रूप में मनाया जाता है। यहाँ हजारों लोगों ने राधा रघुनाथ मंदिर में जश्न मनाया। इसके पीछे मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी के लंका पर विजय का समाचार यमुना घाटी के लोगों को 1 महीने बाद मिला और इसी वजह से लोग 1 महीने बाद दिवाली मनाते हैं।
वही बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट को लेकर ट्रोल हो गई है। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर को कहा था कि सरकार आदेश दे तो हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया और लिखा, गलवान सेज हाय। ऋचा चड्ढा को रणनीतिक मामलों में बोलना भारी पड़ गया और उनके इस ट्वीट पर बवाल शुरू हो गया। इसके बाद ऋचा ने ट्वीट डिलीट कर दिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि ऋचा चड्ढा को माफी मांगनी पड़ी और सेना से अपने परिवार के जुड़ाव का हवाला देना पड़ा। ऋचा को ट्वीट करके नाना जी का हवाला देना पड़ा, जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को अपमानजनक और शर्मनाक बताया है। ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौत करे, ये कहे कि गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया। गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ऋचा चड्ढा की शिकायत दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने ऋचा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में सांबा के बड़ाली गांव में ड्रोन से कुछ संदिग्ध सामान गिराए गए। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे इलाके को सील किया गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। ये गांव भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पैकेट को खोलकर जांच की तो वो नोटों से भरा था। हालांकि अब ये पता नहीं चल पाया है कि नोट असली है या नकली। पाकिस्तानी ड्रोन की ओर से गिराए गए पैकेट से 2 चीनी पिस्टल, 4 मैगजीन, 60 गोलियां, 10 पैकेटों में करीब 5 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा, 2 बैटरी, 1 डेटोनेटर और 2 ID बरामद की गई है। बड़ी रिकवरी पुलिस को यहाँ पे मिली है और जो गलत हाथों में पड़ सकती थी, तो जिसको आज हमने यहाँ पे बरामद करके एक घटना को टाल दिया है। पुलिस को शक है कि इस तरह से कुछ और पैकेट इलाके में गिराए गए हों। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले करीब 10 महीने में जम्मू कश्मीर से लगती भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन ने करीब 200 बार घुसपैठ की है, जिनमें से 171 पंजाब में पाकिस्तान से लगते अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत में दाखिल हुए। सुरक्षा एजेंसियां इसे सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा मान रही है। हाथरस में मजार से मिला युवक का फंदे से लटका हुआ शव। मजार की देखभाल करने वाली महिला भी खून से लथपथ मिली है। इलाज के दौरान अस्पताल में महिला की जान गई है। दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र स्थित मजार की ये पूरी घटना है, जहां 2 लोगों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। जहां मजार से मिला युवक का फंदे से लटका हुआ शव, इसके अलावा जो महिला मजार की देखभाल करती थी उसका भी खून से लथपथ शव मिला है। चलिए इसी खबर के साथ गंगा सवेरा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।